नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं मन्नू भंडारी। पाठ शुरू होने से पहले लेखिका का जीवन परिचय जान लें हम। मन्नू भंडारी जी का जन्म सन 1931 भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आँखों देखा झूठ, ये इनके कहानी संग्रह है। आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, एक इंच मुस्कान, राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा इन्होंने एक इंच मुस्कान, ये इनका उपन्यास है। पटकथाएँ लिखी इन्होंने रजनी, निर्मला, स्वामी और दर्पण। इन्हें सम्मान मिले हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, बिहार सरकार, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इन्हें पुरस्कृत भी किया गया। मन्नू भंडारी हिंदी कहानी में उस समय सक्रिय हुई जब नई कहानी आंदोलन अपने उठान पर था। नई कहानी आंदोलन यानी छठा दशक जो है कहानी आंदोलन का में जो नया मोड़ आया, परिवर्तन आया, उसमें मन्नू जी का विशेष योगदान रहा। उनकी कहानियों में क्या है, देखें उनकी कहानियों में कहीं पारिवारिक जीवन, कहीं नारी जीवन और कहीं समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियाँ विशेष आत्मीय अंदाज में अभिव्यक्त हुई है। उन्होंने आक्रोश, व्यंग्य और संवेदना को मनोवैज्ञानिक रचनात्मक आधार दिया है, वह चाहे कहानी हो, उपन्यास हो या फिर पटकथा ही क्यों ना हो। यानी कि उन्होंने आक्रोश, व्यंग्य और संवेदना को एक मनोवैज्ञानिक रचनात्मक आधार दिया है, फिर चाहे उनकी कहानी हो, उनका उपन्यास हो या फिर उनके द्वारा लिखी गई कोई पटकथा ही क्यों ना हो। तो यहाँ भी हम पढ़ने जा रहे हैं मन्नू भंडारी की एक पटकथा। यहाँ आप मन्नू जी द्वारा लिखित एक पटकथा पढ़ने जा रहे हैं। पटकथा क्या होती है, देखें। पटकथा यानी पट यानी पर्दा यानी स्क्रीन के लिए लिखी गई वह कथा रजतपट यानी कि फिल्म का स्क्रीन के लिए भी हो सकती है और टेलीविज़न के लिए भी हो सकती है, यानी टीवी धारावाहिकों के लिए भी हो सकती है, यानी फिल्म के लिए भी हो सकती है और धारावाहिकों के लिए भी हो सकती है। मूल बात यह है कि जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं, उसी तरह कैमरे से फिल्माए जाने के लिए पटकथा लिखी जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि पटकथा क्या होती है। तो हम यहाँ मन्नू जी के द्वारा लिखित एक पटकथा ही पढ़ने जा रहे हैं। कोई लेखक किसी भी दूसरी विधा का आशय होता है, जैसे कहानी, नाटक, एकांकी, ये सब विधाएँ हैं। तो उसी प्रकार पटकथा भी एक विधा है हिंदी साहित्य की। कोई लेखक किसी भी दूसरी विधा में लेखन करके उतने लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकता जितनी कि पटकथा लेखन द्वारा। ऐसा क्यों? क्योंकि पटकथा शूट होने के बाद धारावाहिक या फिल्मों के रूप में लाखों करोड़ों दर्शकों तक पहुंच जाती है। इस लोकप्रियता के चलते ही पटकथा लेखन की और लेखकों का भी पर्याप्त रुझान हुआ है और पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों में भी पटकथाएं छपने लगी है। प्रस्तुत पाठ में रजनी धारावाहिक की एक कड़ी दी जा रही है। रजनी धारावाहिक आपने देखा होगा दूरदर्शन टेलीविज़न पर किसी समय जो प्रसारित हुआ करता था, तो उसकी एक कड़ी यानी कि एक एपिसोड बोलते हैं आप, और यहाँ पर एक कड़ी दी जा रही है। रजनी पिछली सदी के 90वें दशक का एक बहुत चर्चित टीवी धारावाहिक रहा है, यानी कि एक समय का बहुत अधिक चर्चित टीवी धारावाहिक रहा है रजनी। यह वह समय था जब हम लोग और बुनियाद जैसे सोप ओपेरा दूरदर्शन का भविष्य गढ़ रहे थे, यानी कि ऐसे सीरियल जब बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। उस समय की बात है कि रजनी धारावाहिक भी बहुत चर्चित टीवी धारावाहिक रहा है। बासु चटर्जी के निर्देशन में बने इस धारावाहिक की हर कड़ी अपने में स्वतंत्र और मुकम्मल होती थी, यानी कि एक मंजिल तक पहुंच जाती थी, अपने मुकाम को प्राप्त कर लेती थी। यानी उस कड़ी का, उस एपिसोड का जो लक्ष्य होता था वो पूर्ण वहीं पर यानी उसी एपिसोड में पूरा हो जाता था। यानी कि अपने आप में स्वतंत्र होती थी हर कड़ी, और उन्हें आपस में गूंथने वाली सूत्र थी रजनी।
यानी कि एक रजनी ही ऐसा पात्र थी जो हर कड़ी में शामिल होती थी। हर कड़ी में यह जुझारू, निसंघर्षशील और इंसाफ पसंद स्त्री पात्र किसी न किसी सामाजिक राजनीतिक समस्या से जूझती नजर आती थी। प्रस्तुत अंश भी व्यवसाय बनती शिक्षा की समस्या की ओर हमारा ध्यान खींचता है। आप अंडरलाइन करें, रजनी जो है क्या है, रजनी पटकथा में मनु भंडारी ने किस ओर संकेत किया है, क्या संदेश है। यानी कि वर्तमान समय में आप देखते हैं कि किस प्रकार शिक्षा जो है वो व्यवसाय बनती जा रही है, व्यवसाय का माध्यम बनती जा रही है। हमारे लिए एक समस्या के रूप में खड़ी है ये स्थिति और हमारा ध्यान उसकी तरफ खींचती है। तो देखें, अब हम शुरू करते हैं रजनी पटकथा की ये जो कड़ी। देखें क्या है इसमें, पात्र क्या है। मध्यवर्गीय परिवार के फ्लैट का एक कमरा, एक महिला रसोई में व्यस्त है, घंटी बजती है बाहर, डोरबेल बजती है, बाई दरवाज़ा खोलती है तो रजनी का प्रवेश होता है। रजनी कौन है आप समझते हैं, रजनी धारावाहिक की हर कड़ी को जोड़ने वाली जो सूत्रधार है वह रजनी है। रजनी क्या कहती है आते ही, लीला बहन कहाँ हो, बाजार नहीं चलना क्या। लीला रसोई से हाथ पहुँचती हुई निकलती है, चलना तो था पर इस समय तो अमित आ रहा होगा अपना रिजल्ट लेकर, उसका बेटा जिसका आज रिजल्ट था लेकर के आने ही वाला था। तो रजनी के बाजार चलने की बात को इस प्रकार से उसका उत्तर देती है कि आज तो अभी तो अमित आ रहा होगा अपना रिजल्ट लेकर। आज उसका रिजल्ट निकल रहा है ना, चेहरे पर बहुत खुशी का भाव है उसके, क्योंकि उसे बड़ी उम्मीद है अमित के परिणाम को लेकर के। वो बहुत आशान्वित है क्योंकि उसे पता है कि उसका बेटा बहुत अधिक प्रतिभाशाली है और उसके पेपर बहुत अच्छे गए हैं, तो उसे बहुत अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद है। इस कारण उसके चेहरे पर खुशी का भाव है। रजनी कहती है, अरे वाह, तब तो मैं मिठाई खाकर ही जाऊंगी। अमित तो पढ़ने में इतना अच्छा है कि फर्स्ट आएगा, और नहीं तो सेकंड तो कहीं गया नहीं, फर्स्ट आएगा, और अगर फर्स्ट नहीं तो सेकंड तो उसी का है। तुमको मिठाई भी बढ़िया खिलानी पड़ेगी, सूजी के हलवे से काम नहीं चलने वाला, मैं अभी से बता देती हूँ, यानी कि मैं बहुत अच्छी वाली मिठाई खाऊंगी। अमित की माँ लीला कहती है, हंसते हुए कहती है, हाँ नहीं नहीं, मैं तुम्हें अच्छी मिठाई ही खिलाऊंगी, मैंने पहले से ही मंगवा कर रखी है केसरिया रसमलाई, अमित को बहुत पसंद है ना। फिर रजनी कहती है, देखा, मुझे अपने घर में ही केसर की सुगंध आ रही थी, यानी कि मुझे मेरे ही घर में केसर की सुगंध आ रही थी, बाजार का तो मैं बहाना करके चली आई, वरना तुम तो मुझे काट ही देती, यानी कि मेरे घर पे बैठे तो तुम मुझे ये केसर की रसमलाई कभी नहीं देती। लीला कहती, कैसी बात करती हो, मैं एक बार काट भी दूँ, यानी कि मैं चलो तुम्हें ना भी दूँ, लेकिन अमित अपने मुंह में डालने से पहले रसमलाई लेकर तुम्हारे फ्लैट में दौड़ता। मैं कोई भी चीज़ घर में बनाऊं या बाहर से लाऊं, अमित जब तक तुम्हारे भोग नहीं लगा लेता हम लोग खा थोड़े ही सकते हैं। रजनी आंटी तो हीरो है उसकी। हाँ, दोनों खिलखिलाकर हंसती है कि अमित जो है वो उसको अपना आदर्श मानता है और घर में बनी बाहर से आई हर वस्तु वो रजनी आंटी के लिए ज़रूर लेकर जाता है। ऐसा कहती है रजनी की पड़ोस लीला, अमित की माँ। रजनी कहती है, बहुत मेधावी बच्चा है, मेधावी अर्थात बुद्धिमान, प्रतिभाशाली, बहुत मेधावी बच्चा है अमित, तुम देखना तो आगे जाकर क्या बनता है। लीला कहती है, बस सब तुम्हारा ही आशीर्वाद है, यानी कि सब तुम्हारे आशीर्वाद से, तुम्हारी मेहनत का ही परिणाम है। इतने में डोरबेल बजती है, घंटी बजती है। लीला एक तरह से दौड़ते हुए दरवाज़ा खोलती है, अमित का प्रवेश होता है। रोज़ की तरह भारी बस्ते की जगह एक हल्का सा थैला है, क्योंकि वो अपना रिजल्ट लेने गया था। रजनी अमित को बाहों में भरने के लिए दोनों बाहें फैलाते हुए आगे बढ़ती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस अमित, बधाई हो अमित। बधाई देने के लिए रजनी आंटी पहले से मौजूद है। अमित का चेहरा उतरा हुआ है, पर दोनों में से अभी तक उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। दोनों में से लीला और रजनी, यानी कि अमित की माँ और रजनी आंटी, दोनों में से किसी का भी उसके उतरे हुए चेहरे की तरफ ध्यान नहीं गया। अमित आंसू भरी आंखों से थैले में से रिपोर्ट निकालकर माँ की ओर फेंकता है कि उसको कुछ शिकायत है। देखो, अमित कहता है, लो देखो क्या हुआ है मेरे रिज़ल्ट का। मैंने कितना कहा था कि मैथ्स में भी मेरी ट्यूशन लगवा दीजिए, वरना मेरा रिज़ल्ट बिगड़ जाएगा। बस वही हुआ, मैथ्स में ही तो मेरे पूरे नंबर आ सकते थे, रिज़ल्ट बिगड़ सकता है।
रिपोर्ट रजनी देखने लगती है। लीला उसे अपनी बाहों में भरकर गले लगाती है बेटे को, और अमित इस प्रकार की शिकायत करता है कि उसने मैथ में ट्यूशन लगाने को बोला था और उसकी माँ ने नहीं लगाई, ये शिकायत करता है। लीला कहती है, पर तू तो सारे सवाल ठीक करके आया था, यहाँ आकर पापा के सामने तूने फिर से किया था ना अपना पेपर, सारा पेपर सब तो ठीक था। तेरे पापा ने नहीं कहा था कि 4-5 नंबर भले ही काट ले सफाई उफाई के, पर 95 तो तेरे पक्के हैं। रजनी रिपोर्ट देखते हुए, पर मिले तो कुल 72 ही है, यानी कि 95 आने थे, उसकी जगह पे कितने मिले उसको? 72 अंक ही मिले हैं अमित को। फिर दूसरे विषयों के नंबर भी पढ़ने लगती है। इंग्लिश में 86, हिस्ट्री में 80, सिविक्स में 88, हिंदी में 82, ड्राइंग में 90, सबसे कम मैथ्स में ही नंबर थे 72। अमित गुस्से और दुख से, उसको गुस्सा भी है और दुख भी है, कम तो होंगे ही, ट्यूशन नहीं लेने से मिलते हैं कई अच्छे नंबर। देखो मानसिकता बालक की कि ट्यूशन नहीं लेने से नंबर अच्छे नहीं मिलते, उसे भी ऐसा लगता है। सर तो बार बार कहते ही थे कि ट्यूशन कर लो वरना फिर बाद में मत रोना, ऐसे कह करके अमित रोने लगता है, रो पड़ता है। लीला अपराधी की तरह सफाई देते हुए, मानो वो उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो, किंतु फिर भी वो सफाई दे रही है और कहती है, तुझे अंग्रेजी को लेकर थोड़ी परेशानी थी, सो अंग्रेजी में करवा दी थी ट्यूशन। अब 2-2 विषयों की ट्यूशन, फिर लंबी चौड़ी फीस बेटे, फिर अपनी आर्थिक मजबूरी की बात शब्दों से नहीं कहती, चेहरे से प्रकट करती है, यानी कि हमारी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है तुम समझा करो। पर यह तो अंधेर ही हुआ, अंधेर यानी कि अन्याय हुआ है, पक्षपात हुआ है कि सारा पेपर ठीक हो फिर भी नंबर काट लो। ये कौन कहता है? अमित की माँ। रजनी की भौहों में एकाएक बल पड़ जाते हैं, उसको गुस्सा आने लगता है रजनी को। वह रोते हुए अमित को खींचकर अपने पास सटा लेती है, यानी कि अपने करीब बिठाती है और उसका रोना चुप कराते हुए कहती है, रो मत। उसके आंसू पोंछते हुए, अमित रोएगा नहीं, समझे, मैं जो पूछती हूँ उसका जवाब देना बस। थोड़ी देर रुक करके फिर पूछती है, तुझे अच्छी तरह याद है कि तूने पूरा पेपर ठीक किया था? अमित स्वीकृति में सिर हिला देता है कि हाँ। पापा के पास दोबारा पेपर करने से पहले दोस्तों से या किताबों से उन सवालों के जवाब तो नहीं देख लिए थे? यानी कि तुमने पापा के पास से पापा के सामने पेपर हल करने से पहले फ्रेंड से प्रश्न देखे तो नहीं थे? अमित कहता है, नहीं, जो कि त्यों आकर कर दिए थे, हमको आते थे वो सारे सवाल। फिर रजनी कहती, मैथ्स के सर कौन है? तो अमित कहता है, मिस्टर पाठक। रजनी कहती है, कितने लड़के ट्यूशन लेते हैं उनसे? अमित ने बोला, 22। साल के शुरू में 8 लेते थे, फिर पहले टर्मिनल के बाद से 15 हो गए थे, हाफ ईयरली के बाद 7 लड़कों ने और लेना शुरू कर दिया, मुझसे भी तभी से कह रहे थे। फिर लीला कहती है, हाफ ईयरली में तो इसके 96 नंबर आए थे, इसी ने बताया था कि क्लास में सबसे ज़्यादा है। देखना आपको भी परिस्थिति समझ में आती रहेगी, बात क्या है, माजरा क्या है। रजनी कहती है, उसके बाद भी कहते थे कि ट्यूशन लो, 96 आने के बाद भी क्या ट्यूशन लेने के लिए कहते थे? अमित कहता है, हाँ, कॉपी लौटाते हुए कहा था कि तुमने किया तो अच्छा है, पर यह तो हाफ ईयरली है, बहुत आसान पेपर होता है इसका तो। अब अगर ईयरली में भी पूरे नंबर लेने हैं तो तुरंत ट्यूशन लेना शुरू कर दो, वरना रह जाओगे। 7 लड़कों ने तो शुरू भी कर दिया था, पर मैंने जब मम्मी पापा से कहा, हमेशा बस एक ही जवाब। मम्मी की नकल करते हुए कहता है, मैथ्स में तो तू वैसे भी बहुत अच्छा है, क्या करेगा ट्यूशन लेकर? देख लिया, अब 6th पोजीशन आई है मेरी, जो आज तक कभी नहीं आई थी। अमित की आंखों से फिर आंसू टपक पड़ते हैं, यानी कि उससे रोने लगता है। रजनी कहती है, उसको डांटते हुए कहती है, फिर आंसू? जानता नहीं, रोने वाले बच्चे रजनी आंटी को बिल्कुल पसंद नहीं। मम्मी ने बिल्कुल ठीक ही कहा और ठीक ही किया, यानी कि तुम्हारी मम्मी ने तो बिल्कुल ठीक किया है। जिस विषय में तुम वैसे ही बहुत अच्छे हो उसमें क्या लोगे ट्यूशन? यानी कि जब तुम वैसे ही अच्छे हो तो ट्यूशन लेने का क्या मतलब है? ट्यूशन तो कमज़ोर बच्चे लेते हैं। अमित कहता है, आप जानती नहीं आंटी, अच्छे बुरे की बात नहीं होती, अगर सर कहें और बार बार कहें तो लेनी ही होती है, वरना तो नंबर कम हो ही जाते हैं। देखो अमित क्या कहता है कि अगर सर कहे और बार बार कहे तब ट्यूशन लेना ही होता, और अगर नहीं लेते हैं तो इस प्रकार नंबर जो है वो कम होते हैं। तो रजनी पूछती है कि पेपर अच्छा करो तब भी नंबर कम हो जाते हैं? अमित कहता है, हाँ, कितना ही अच्छा करो फिर भी कम हो जाते हैं, जैसे मेरे हो गए। अब देखो रजनी आंटी को पता चल गया कि समस्या कहाँ है, यानी कि अच्छा पेपर करने पर भी कम आते हैं सिर्फ इसीलिए कि ट्यूशन नहीं ली थी। तो यह तो सर की गलती नहीं, यानी कि सर की गलती नहीं है, बदमाशी है, और तू मम्मी से लड़ रहा है।
सर से जाकर लड़, यानी कि तो सर की गलती नहीं है बल्कि उनकी क्या है, उनकी बदमाशी है। और तू अपनी मम्मी से लड़ रहा है तो जाकर के तू उनसे लड़। अमित इस भाव में सिर हिलाता है मानो कितनी बेकार की बात कर रही है रजनी आंटी। लीला 2 गिलासों में शिकंजी बनाकर लाती है। अमित लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता तो रजनी घुड़कती है, यानी कि उसे डांटती है। रजनी कहती है चलो पियो शिकंजी, देखते नहीं चेहरा कैसे पसीना पसीना हो रहा है। दोनों शिकंजी पीने लगते हैं। इस दौरान रजनी कुछ सोच रही है। शिकंजी खत्म करके और बोलती है कल आप 9 बजे तैयार रहिए अमित साहब, आपके स्कूल चलना है। रजनी आंटी ने तय कर लिया कि अब उसे क्या करना है। अमित कहता है, एकदम से उसको डर लगने लगता है, कल से तो छुट्टी है, पर आप अगर स्कूल जाकर कुछ कहेंगे तो सर मुझसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे, वहाँ मत जाइए प्लीज़, वहाँ बिल्कुल मत जाइए। कितना डरता है अमित, देखो क्या कहता है कि यदि आप वहाँ जाएंगी तो सर मुझे कुछ कहेंगे, इसीलिए आप वहाँ मत जाइए। तो लीला कहती है हाँ रजनी, तुम कुछ करोगी कहोगी तो अगले साल कहीं और ज़्यादा परेशान ना करें इसे। अब जब रहना इसी स्कूल में है तो इन लोगों से झगड़ा कैसे कर सकते हैं। तो रजनी कहती है, उन दोनों की बात को बीच में ही काट करके गुस्से से कहती है, यानी कि वे लोग जो भी जुल्म ज्यादती करें हम लोग चुपचाप बर्दाश्त करते जाएं। सही बात कहने में डर लग रहा है तुझे और तेरी माँ को। अरे जब बच्चे ने सारा पेपर ठीक किया है तो हम कॉपी देखने की मांग तो कर ही सकते हैं, पता तो लगे कि आखिर किस बात के नंबर काटे हैं, ये तो हमारा अधिकार है, हम कॉपी तो मांग ही सकते हैं देखने के लिए। तो अमित झुंझलाकर कहता है बता तो दिया आंटी आप, यानी कि उसने सारी बात, वो कहता है मैंने बता तो दी, फिर आप क्यों इस तरह से कर रही है। रजनी कहती है, रजनी को भी गुस्सा आता है, ठीक है तो अब बैठ कर रो तुम माँ बेटे दोनों, यानी कि ठीक है अच्छा, तो फिर तुम माँ बेटे दोनों बैठ कर के रो। फिर दंदनाती हुई निकल जाती है। दोनों के चेहरे पर एक असहाय सा बेसहारा सा भाव उनके चेहरे पे आता है, माँ बेटी दोनों के चेहरे पे। लीला कहती है कि अब ये रजनी कोई नई मुसीबत ना खड़ी करे, और इसी के साथ ये दृश्य समाप्त हो जाता है। अगला दृश्य पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।